फोर्ड इको स्पोर्ट पे जाते हैं। दिमाग में आ गया कि मैं ये गाड़ी लूं कि ना लूं। हाँ। तरीका था डील करने का। हाँ। शायद उनके पास ज्यादा बड़े कस्टमर आते हो या जो भी, तो वो ऐसा था कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पहला वीडियो आ गया अल्ट्रोज डीजल में डीपीएफ इशू का। ये कि जैसे आप डिज़ायर भी है ना, डिज़ायर भी है, फोर्ड एस्पायर भी है। खैर फोर्ड तो चली गई तो उसकी तो बात ही अलग हो गई। तो हेलो भाई, आई एम अनमोल श्रीवास्तव। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो है टाटा टिगोर सामने देख रहे हो, इसका ओनरशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाला है, ठीक है। और जो नए लोग जो टिगोर लेने की सोच रहे हैं उसके बारे में सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, ठीक। तो इस वीडियो को देखना एंड तक, और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सर्विस एक्सपीरियंस, सर्विस कॉस्ट क्या आती है, क्या सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। इसके जो ओनर हैं वो है डॉक्टर सौरभ जी। उनसे आज इस गाड़ी के बारे में सारी बात हम करने वाले हैं। भैया सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया ईमेल करने के लिए, क्योंकि बहुत लोग ईमेल करते नहीं हैं और मुझे मिलते भी नहीं हैं, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस गाड़ी के बारे में बात करें, सबसे पहले तो इसके वेरिएंट के बारे में बताइए कि कौन सा मॉडल है, कब लिया था। टाटा टिगोर एक्सी बेस मॉडल है और 13 अक्टूबर 2021 इसकी परचेज डेट है। BS6 गाड़ी है, पेट्रोल, प्योर पेट्रोल पे गाड़ी है। अच्छा, पेट्रोल पे। तो ये लगभग कितने की पड़ी थी? ये मुझे उस वक्त गाड़ी अच्छा खासा नेगोशिएशन करने के बाद मुझे गाड़ी पड़ी थी ये 6.25 लाख रुपए की। 6.25 लाख रुपए ऑन रोड। तो ये 2021 में आपने ली। हाँ जी। तो 2021 में 6.25 लाख रुपए आपने इस पे लगा दिया, तो ऐसा मतलब क्या रीज़न रहा लेने का? क्योंकि भाई अगर पेट्रोल ले रहे हैं तो लगभग आदमी माइलेज की वजह से नहीं लेता है टाटा की गाड़ी, क्योंकि इतनी ज़्यादा माइलेज नहीं देती हैं जी। क्योंकि मैं खुद भी टाटा ओनर हूँ, तो पता है कि हाँ माइलेज तो नहीं देगी जी। तो माइलेज को आपने क्या साइड पे रख दिया था लेने से पहले, क्या रीज़न था? नहीं, एक्चुअली इस गाड़ी को खरीदने का जो एपिसोड था वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस है। माइलेज मेरी प्रायोरिटी तो नहीं था। मेरे पास फैमिली में ऑलरेडी घर पे मेरे पास में फोर्ड एस्पायर गाड़ी थी जो BS6 वो भी गाड़ी है, 2020 में मैंने ली थी। तो वो गाड़ी मैंने इसलिए लिया था, सबसे पहले तो वहाँ से मैं बताऊंगा। वो गाड़ी मैंने इसलिए ली थी क्योंकि मुझे एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो कॉम्पैक्ट भी हो और मेरा हाईवे रन रहता है, तो हाईवे पर्पस और सिटी पर्पस दोनों पर्पस से वो गाड़ी मेरा सॉल्व कर दे। और इन फ्यूचर कभी अगर हम CNG पे जाना चाहें तो सेडान गाड़ी उसमें CNG लग सके। मैंने वो गाड़ी ली, मैं उससे हाईली सेटिस्फाइड था और इवन मैं फोर्ड से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड था। तो जस्ट 1 ईयर के बाद मुझे एक गाड़ी की और रिक्वायरमेंट हुई। अच्छा। तो सेकेंडरी गाड़ी के तौर पे जब मुझे दूसरी गाड़ी और भी लेनी थी, तो मैंने सोचा कि दोबारा फिर से फोर्ड लेते हैं, थोड़ा सा बजट एक्सटेंड कर देते हैं और फोर्ड इको स्पोर्ट पे जाते हैं। बिल्कुल, हाँ। तो ऑलरेडी मैंने फोर्ड इको स्पोर्ट बुक कर दी। बहुत ज़्यादा बजट बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, तो फोर्ड इको स्पोर्ट का एम्बियंटे वेरिएंट मेरे बजट में आ रहा था। इको स्पोर्ट पे मुझे लोगों ने फीडबैक दिया कि जैसे मैंने बताया माइलेज मेरी प्रायोरिटी नहीं था। तो लोगों ने मुझे बताया कि पेट्रोल से बेटर है अगर आपको डीजल लेना है तो आप डीजल ले लो। और इको स्पोर्ट में डीजल और पेट्रोल में प्राइस में भी हार्डली 45,000 का डिफरेंस था ऑन 45 to 50,000। तो मैंने इको स्पोर्ट डीजल एम्बियंटे गाड़ी बुक कर दी और उसमें बेसिक सारे फीचर्स मिल रहे थे मुझे। अचानक से मुझे ये हुआ, मतलब मैंने जो हम लोग में मिडिल क्लास नॉर्थ इंडियन फैमिलीज में होता है कि भाई अच्छे मुहूर्त पे अच्छे दिन गाड़ी लेंगे, तो वो 2-3 दिन बाद का मेरा डिले हो गया शेड्यूल। और वो इन बिटवीन उन 2-3 डेज में फोर्ड के CEO ने अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया में सेल्स क्विट कर रहे हैं। तो अब मैं बड़ी डिलेमा में आ गया कि मैं ये गाड़ी लूं कि ना लूं। फिर भी मैं वो गाड़ी ले रहा था बिकॉज मैं फोर्ड लवर था। बट डीलर एंड से कुछ इश्यूज, इन बिटवीन कुछ इश्यूज हो गए। जो ऑफर्स उन्होंने मुझे दिए थे, उन्होंने कहा कंपनी के क्विट करने के बाद वो ऑफर्स हम आपको नहीं देंगे। तो
ऑलरेडी वो प्राइस बढ़ाने की बात करने लगे, तो फिर मेरा उनसे डील बना नहीं। अब 10 लाख रुपए तक के बजट में मेरे पास उसी समय एक बोलेरो नियो गाड़ी लॉन्च हुई थी। हाँ बोलेरो नियो, हाँ हाँ। बस इंट्रोडक्टरी प्राइस उसका एक शोरूम 848 हाँ, था, ऑन रोड 9.5 की थी। तो मैंने वो भी सही पड़ रही बुक करी, बट बोलेरो नियो का भी बेस मॉडल मेरे बजट में आ रहा था, तो वो गाड़ी अवेलेबल नहीं थी उस समय। हाँ, वेटिंग पीरियड। XUV 300 मैंने बुक करी, वो उन्होंने बुकिंग तो ले ली, बट वेटिंग पीरियड ज़्यादा। वेटिंग पीरियड था, प्लस मुझे गाड़ी वाइट ही चाहिए थी, जो भी गाड़ी चाहिए थी वो वाइट चाहिए थी, क्योंकि मेरी गाड़ी ओपन पार्किंग में खड़ी रहती है। हाँ, उसमें जो है ब्लैक में थोड़ा सा दिक्कत रहती है। वो हाँ। मुझे रेड कलर ऑफर कर रहे थे। हाँ हाँ और प्लस महिंद्रा का जो तरीका था डील करने का, हाँ हाँ शायद उनके पास ज़्यादा बड़े कस्टमर आते हों या जो भी, तो वो ऐसा था कि मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी लगी अल्ट्रोज डीजल। अल्ट्रोज डीजल गजब का गाड़ी बेस है। मॉडल XC रिदम पैक मैंने बुक कर दिया, गजब गाड़ी है। सेम डीलरशिप में टाटा की। हाँ। मुझे बहुत वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट वो लगा, क्योंकि वो हार्डली 8.25 लाख रुपए की 8.25 की गाड़ी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, ये गाड़ी मेरे बजट में भी आ रही है, सब कुछ बेसिक फीचर्स हैं। वो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं गाड़ी का बुक करके घर आया हूँ और मैंने YouTube पे बस मैंने जैसे ही क्लिक किया, वो पहला वीडियो आ गया अल्ट्रोज डीजल में DPF इशू का। ले, अब रह गए। जैसे ही मैंने वो वीडियो मैंने देखा, वो किसी कस्टमर का जेन्युइन प्रॉब्लम था, कुछ रहा होगा उसका। तो अच्छा, डीजल गाड़ी का मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं था, मैंने कभी डीजल गाड़ी ओन नहीं करी थी, सारी गाड़ियां पेट्रोल ही रखी मैंने। तो मेरे दिमाग में एक कीड़ा आ गया, और DPF वाला फंसेगा ये इसमें। DPF क्या होता है। अब मैंने नए सिरे से DPF की पूरी एक्सरसाइज स्टार्ट की। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं, डीजल पे नहीं जाना, पेट्रोल ही लेनी है। हाँ हाँ। और पेट्रोल गाड़ी, क्योंकि फिर वही बात आ गई कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए जिसमें इन फ्यूचर अगर मुझे जरूरत लगे तो मैं CNG लगा सकूं और गाड़ी सेफ भी हो, क्योंकि मुझे इक्वली हाईवे पे भी चलना। ये तो क्लियर था कि फोर्ड के जाने के बाद अब फोर्ड तो नहीं लेनी। हाँ। 4 में से एक ही कंपनी की गाड़ी लेनी थी, मारुति, हुंडई, महिंद्रा या टाटा। तो महिंद्रा में इस सेगमेंट में कोई गाड़ी नहीं है। टाटा की गाड़ी सेफ थी, तो टाटा की लेनी थी। मुझे टिगोर के पेट्रोल पे जब जाना था, तो मैं फिर अल्ट्रोज पेट्रोल लेने लगा। मैंने अपनी बुकिंग ट्रांसफर करने के लिए मैं डीलरशिप पे गया, तो वहाँ मैंने देखा कि भाई सेम प्राइस पे मुझे टिगोर मिल रहा है, बढ़िया स्पेस मिल रहा है, तुरंत अवेलेबल भी था, व्हाइट कलर तुरंत अवेलेबल था। और ज्यादातर मुझे अकेले चलना होता, तो फ्रंट 2 पावर विंडोज से मेरा काम चल रहा था। जितनी मुझे ऑटोमोबाइल की नॉलेज है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग इतना पता है कि ये जो आपके रिम व्हील्स होते हैं, ये माइलेज बेटर प्रोवाइड करते हैं। तो मेरी रिक्वायरमेंट्स इस गाड़ी से पूरी हो रही थी, सेफ्टी मिल रही थी। मैंने अल्ट्रोज को टेस्ट ड्राइव किया, इसको टेस्ट ड्राइव किया, तो मुझे इसकी ड्राइविंग डायनामिक्स बेटर, इनिशियल इसके में बेटर लगा होगा। हाँ। सबसे बड़ी चीज मुझे इस गाड़ी में एक वीकनेस दिखी, लेकिन वो वीकनेस ही मुझे इसकी स्ट्रेंथ लग गई। एक्चुअली इसके पहले मेरे पास घर पे डिजायर भी सेडान रही है, एस्पायर मैं यूज कर ही रहा था, बट मैंने ये फील किया कि ये गाड़ी कंपैरेटिवली अपने सेगमेंट की सभी गाड़ियों से सबसे ज्यादा नैरो है। हाँ, छोटी जिसका है। ड्रॉबैक ये है कि इसमें रियर सीट पे 3 पैसेंजर नहीं बैठ पाते। अच्छा, प्रैक्टिकली 2 एडल्ट और 1 चाइल्ड बैठ सकता है, एक बच्चा। हाँ, ये इसका ड्रॉबैक है। लेकिन हमेशा 5 लोगों को तो बिठाते नहीं, और मुझे ज्यादातर अकेले चलना था। लेकिन नैरो होने की वजह से सिटी में बहुत कंजेस्टेड एरियाज में निकल जाती है गाड़ी, बहुत इजीली निकल जाती है। हाँ, आपको ये टेंशन ही नहीं होता कि मैं सेडान लेके सिटी में चल रहा हूं, तो ये कोई दिक्कत नहीं। जबकि सब 4 मीटर में अदर सेडान्स कहीं ना कहीं ब्रॉड है, हाँ, थोड़ी चौड़ी, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। बिल्कुल। तो ये चीज मुझे इसकी बेटर लगी। दूसरी बात, उसी समय शोरूम पे पंच गाड़ी भी प्योर लॉन्च हो चुकी थी, और वो भी मिल रही थी। अच्छा। तो अब मेरे दिमाग में कंफ्यूजन फिर से आ गया कि भाई पंच ले लूं प्योर, या मैं टिगोर एक्सी, क्योंकि बिल्कुल सेम प्राइस। और मैं अल्ट्रोज का बेस मॉडल ले लूं, हार्डली 15,000 का फर्क था। बट जब मैंने सभी गाड़ी तीनों को चलाया, तो जो एरोडायनेमिक्स मुझे लगे इसके ज्यादा अच्छे लगे होंगे। जो फ्रंट शेप थी, नोज शेप का, वो सारी की सारी चीज़ें मुझे इस गाड़ी की बहुत अच्छी लगी। नहीं, जैसे आप बता रहे हो अल्ट्रोज आप देख रहे थे, हैं अल्ट्रोज में भी ड्राइविंग डायनेमिक्स लगभग ऐसे ही है, क्योंकि आगे का शेप जो है अल्ट्रोज से सिमिलर है इसका भी।
लेकिन वो चौड़ी है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुई। ब्रॉड थी। दूसरा उसमें इनिशियल पिकअप कम था, इसमें बेटर था, इस गाड़ी में बेटर था, क्योंकि ये हल्की है, वो थोड़ी सी भारी है इसलिए। मैं फिर इस पे टिगोर पे गया, इजीली मुझे तुरंत मिल भी गई। हाँ, वेटिंग की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वाइट गाड़ी, ये पर्टिकुलर एक्सी वेरिएंट उनके पास रेडी था। हाँ, तो वो मुझे गाड़ी तुरंत मिल गई। और दूसरी तरफ मैं भाई डीजल गाड़ी लेता तो शायद मुझे फ्यूल कॉस्ट में पैसे बचते। हाँ, पेट्रोल गाड़ी मैंने ली तो फ्यूल एफिशिएंट उतनी तो नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे एडवांटेज ये मिल गया कि मेरे जो 10 लाख की जगह 6.25 लाख, हाँ, वो 4 लाख रुपए बच गए ना। 4 लाख का मेरा इंटरेस्ट बच गया। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो एक तरीके से इनडायरेक्ट, हाँ, वो बच गई। तो आप माइलेज कितना निकाल रहे हो इससे, क्योंकि टाटा बदनाम है। नहीं, मैं बिल्कुल, और मैं अभी आप चेक कर सकते हो 16.9 का माइलेज विद एसी सिटी में है। ये सिटी में है 17,000 किलोमीटर प्लस गाड़ी चल चुकी है। बहुत तगड़ा भाई साहब। 16.9 का माइलेज विद एसी सिटी में है। मैं खुद ड्राइव करता हूँ। हाँ, हाईवे पे कानपुर दिल्ली रूट पे मैं 3 बार गया हूँ इस गाड़ी से। हाँ, अभी तक। तो मुझे इस गाड़ी ने 23 या 22.5 का माइलेज विद एसी मिक्स कंडीशंस में प्रोवाइड किया है। मतलब हाईएस्ट आपने 22 के आसपास निकाला है। 23 एवरेज मैंने हाईएस्ट इससे। तो अब बताइए कि जैसे आपने 17,000 चला ली, सर्विस भी इसकी हो गई होंगी अच्छी हाँ खासी। जी, कितनी सर्विस हो गई? 3 हो गई। हाँ। तो तीनों सर्विस में अभी तक में आपने हाईएस्ट कॉस्ट कितनी दी? सबसे ज़्यादा मैंने लगभग 3,800 रुपीज़ मेरा थर्ड सर्विस में कॉस्ट आया है। और वो AMC पैकेज था। तो उसमें मुझे मतलब एक टॉपअप कह लीजिए या एक फोर्थ सर्विस जनरल चेकअप वो मुझे फ्री मिला है, जो मुझे नेक्स्ट मंथ ड्यू है कराना है। तो 3,800 मैंने मैक्सिमम पे किया अभी तक। तो अब जैसे आपने थर्ड सर्विस तो करा ली, लेकिन आगे का भी आपने प्लान सोचा होगा कि हाँ आगे कितनी जा सकती है सर्विस? कुछ आइडिया आपने पता लगाया? मेरा अंदाज है, मेरा जितना मैंने अभी तक पता किया है, और मेरा आइडिया है कि 5,000 के अंदर ही हो जाए। साल में एक सर्विस करानी होती है, तो साल में एक बार अगर हम 5,000 रुपये पे कर रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कि जैसे आप डिज़ायर भी है ना, डिज़ायर भी है, फोर्ड एस्पायर भी है। खैर फोर्ड तो चली गई तो उसकी तो बात ही अलग हो गई। हुंडई की कौन सी गाड़ी थी? हुंडई की कोई गाड़ी देखी थी इसको लेने के लिए? उस समय तो मैं हुंडई पे i20 डीजल देख रहा था। अच्छा, बट i20 डीजल मोर देन 9 लाख की मुझे पड़ रही थी उस समय। i20 वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती और थोड़ा सा वो। हाँ, फिर भी बात है कि सेफ्टी कंसर्न के हिसाब से मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसलिए मैंने हुंडई की तरफ तो जाना ठीक समझा ही नहीं। मतलब मेन चीज थी आपकी सेफ्टी की, मतलब सेफ्टी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि हाईवे पे चलना है, करना था। हाँ, और डे नाइट कभी भी निकलना है। हाँ, तो मैं ठीक चल रहा हूँ। अब फोर्ड चलाने के बाद, अच्छा केवल एक सेफ्टी ही बात नहीं थी। फोर्ड के मैं सस्पेंशन और राइड क्वालिटी और हैंडलिंग से बहुत सेटिस्फाइड था। फोर्ड का, हाँ, बियॉन्ड इमेजिनेशन एस्पायर का। हाँ, मतलब उसके पहले मैं मारुति चलाता था। मारुति के सारे प्रोडक्ट मैंने ऑल्टो 800 और वैगनआर और डिजायर सब चलाया। बट जब मैंने फोर्ड एक्सपीरियंस किया तो मैं मतलब सरप्राइज्ड। तो 1 साल फोर्ड चलाने के बाद मुझे फोर्ड ही चाहिए थी। अब फोर्ड नहीं तो उसके सब्स्टिट्यूट में यही ब्रांड मुझे ऐसा लगा कि उसके इक्विवेलेंट ड्राइविंग डायनेमिक्स, हैंडलिंग, राइडिंग, सस्पेंशन ये प्रोवाइड कर पा रहा था। बिल्कुल सही। तो एट पार पे तो यही थी। फोर्ड में भी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। हाँ, इसमें भी 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। फोर्ड क्यों बेटर है? फोर्ड में जो इंजन का NVH लेवल है वो इससे बहुत कम है। हाँ, इससे कम है। फोर्ड की राइडिंग हैंडलिंग बेटर है, बट सस्पेंशन सेटअप इसका बेटर है, इसका अच्छा है, माइलेज इसका बेटर है। अच्छा। फोर्ड की गाड़ी जो मेरे पास पेट्रोल गाड़ी है वो सिटी में 12.5 के ऊपर माइलेज नहीं देती विद एसी। विदाउट एसी 13.5 देती। बट ये गाड़ी मुझे 16 दे रही है। 3 किलोमीटर एटलीस्ट ज्यादा देती है सिटी में। बहुत सही है फिर। तो माइलेज में ये बेटर है। हालांकि अभी भी फोर्ड क्विट करने के बाद भी बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। मैं उससे हाईली सेटिस्फाइड हूँ और उस गाड़ी को भी मैं रखने वाला हूँ। मैं खराब जगहों पर भी गया हूँ तो मुझे इसका ग्राउंड क्लियरेंस इनफ लगता है। ऑन पेपर 170 mm है, हाँ, लेकिन उससे ज्यादा अच्छा है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिकलिटी में हुए भी प्रैक्टिकल है। शायद स्टिफ सस्पेंशन है, इस वजह से अच्छा परफॉर्म करता है। तो बिल्कुल सही बात। कोई नीड तो नहीं है, बट फिर भी अगर कभी मैंने गाड़ी चेंज की तो ये तो कंफर्म है कि मैं इंडियन प्रोडक्ट पे ही जाऊंगा और शायद अगली गाड़ी मेरी नेक्सॉन होगी। अच्छा, नेक्सॉन। अगर मैं SUV पे गया। एसी की बात करें, जैसे
एसी अभी आपने गर्मी भी निकाली है, पिछले साल भी बहुत तगड़ी गर्मी भी पड़ी थी, तो उसमें एसी का परफॉर्मेंस कैसा रहा इसका? एडिक्वेट है। हाँ। एसी का परफॉर्मेंस ठीक है। हाँ ज़्यादातर मैं जैसे मैंने बताया मैं अकेले ड्राइव करता हूँ तो फ्रंट पे इट इज़ मोर देन इनफ। हाँ, ठंडे हो जाते हैं और बिल्कुल। रेयर पे भी अगर मेरे साथ कभी हाँ। फैमिली हुई तो किसी ने ऐसा कोई कंप्लेन तो नहीं की किया। नहीं। हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इनफ है। बूट स्पेस इसका कैसा लगा, मतलब फुल करके आपने मतलब कभी बूट इस्तेमाल किया है कभी इसका? इतना यूटिलाइज किया नहीं मैंने, बट मुझे बूट स्पेस इसलिए अच्छा लगा क्योंकि अगर मैं सीएनजी कभी लगवाता हूँ तो उसके बाद स्पेस मिल जाएगा। स्पेस रह हाँ, जाएगा। बिल्कुल। अभी तो मुझे सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सीएनजी की, बट अगर मैं लगवाता हूँ तो इनफ बूट स्पेस मिल जाएगा। तो वो चीज़, हाँ एक चीज़ और, बूट स्पेस वो इसका बूट है वो और अदर सेडान्स के कंपैरेटिवली जो इस गाड़ी का कूपे डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा वो है, बहुत मतलब हाँ unique है बिल्कुल और सही शायद बात। वो मुझे लगता है कि इसके एरोडायनेमिक्स को और बेटर बनाता है। लेकिन वही है ना, अच्छी चीज़ों की आदमी थोड़ा कदर कम करता है। जिस हिसाब से सेल्स हैं, जैसे डिज़ायर की सेल्स बहुत अच्छी है ना, बस वही चीज़ है, उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी ये है ना। आप जैसा कि आपने भी इस्तेमाल किया तो आपको भी पता चल गया कि हाँ जी। डिज़ायर कैसी है और ये कैसी है। बिल्कुल। मतलब उससे कहीं ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना, सेफ्टी भी आपको मिल रही है, हाईवे पे भी बढ़िया चलती है, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी दे रही है। लेकिन फिर भी सेल्स में कहीं ना कहीं ये जो है पीछे रह जाती है। अब वो टाटा की सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। सर्विस का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, मतलब देखिए कैसा है, सर्विस कैसा क्या है? अगर मैं इनका एक्सपीरियंस कंपेयर करूं फोर्ड से या मारुति से तो मैं इसको थर्ड नंबर पे रखूंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फोर्ड को तो बेस्ट है अभी भी पहले best नंबर है। पे। हाँ। मारुति का भी ठीक है। मेरा जो एक्सपीरियंस है एज सच कोई दिक्कत नहीं मुझे आई। मेरा जो भी कोई इशू था, अगर मैंने कभी कहा कि ये बल्ब फ्यूज है या कुछ भी, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने ठीक की। सभी काम सही से किए। बट प्रॉब्लम क्या है कि अभी तक जैसे कि मैंने अगर कोई चीज़ पे की है तो मैं उसकी रेसिप्ट मांग रहा हूँ, तो अब वो रेसिप्ट मुझे हार्ड कॉपी मतलब वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। अच्छा अच्छा, बट हार्ड कॉपी मैं उनसे मांग रहा हूँ तो वो स्लिप ढूंढने में उनको बहुत टाइम लग रहा है। ये तो चीज़ इस तरीके की चीजें, मतलब थोड़ा सा रवैया उनका अनप्रोफेशनल है। बाकी सर्विस भी ठीक है। लाइट का थ्रो कैसा लगा इसका? हाँ, क्योंकि हेलोजन है लाइट और सिंगल चैम्बर है। हाँ। लाइट का थ्रो वीक है, नो डाउट वीक है। बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, डिजायर के कंपैरेटिवली इसके लाइट का थ्रो डेफिनेटली वीक है। ओहो। और कुछ छोटी छोटी कमियां भी हैं गाड़ी में। अब कमियों पे आते हैं, कमियां बताइए आप, वो क्या लगी कमियां आपको? इसमें क्या है, अच्छे एरोडायनेमिक्स की वजह से हाँ। इन्होंने जो डिजाइन किया है इसमें फ्रंट का बोनट बहुत ज्यादा लो है, नीचे। हाँ, तो बिल्कुल नहीं मुझे- दिखता। मुझे तो दिक्कत नहीं होती। हाँ। बट अगर फैमिली में कभी कोई और चला रहा है उसको तो दिखेगा ही उसको नहीं बोनट बोनट। बिल्कुल visible बिल्कुल, नहीं होता। हाँ। तो इस वजह से मैंने ये स्टिक यहाँ पे लगवा रखी है जिससे कम कि से कम बोनट दिखे का थोड़ा कुछ सा। आइडिया लगे। ये हाँ। केवल इस वजह से मैंने लगवाया। ठीक है, तो एक तो इसमें ये इशू है, मुझे हाँ। बिल्कुल ही बोनट का कोई आइडिया नहीं लगता हाँ। ड्राइवर को। यही सेम चीज़ टियागो में भी है। Exactly. और अल्ट्रोज में भी यही सेम दिक्कत है। दूसरा ये जो रियर डोर है, हाँ। जब इसको ओपन करते हैं हाँ। तो कोई अगर सीनियर मेंबर आपकी फैमिली में है या नया बैठने में है थोड़ी जो दिक्कत, इतना हाँ। यूज टू नहीं है, तो आपको साथ में रहना पड़ता है क्योंकि ये पॉइंट पर्टिकुलर ओपन होते समय सीधे उसके चेस्ट पे लगता है। अच्छा ये अच्छा, ये जो इसका डिजाइन है, ये कॉर्नर कई बार हिट कर देता है। छोटा बच्चा अगर है तो उसके चेहरे पे भी लग सकता है। तो ये डिजाइन मेरे हिसाब से अगर ये ऐसे करके फ्लैट होता तो बेटर होता। ये बात सही ये जो है। कॉर्नर शेप है ये थोड़ा हल्का सा सा दिक्कत करता है। ऐसे में है। टायर्स की जो प्रोफाइल है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ, बट पता नहीं क्यों, यानी किस टाइप का क्या प्रोफाइल है कि ये टायर मेरा इसका जो है वो एक बार मतलब पंचर अभी तक बाकी कोई नहीं हुए, बट ये टायर सीधे कट गया। टायर्स में इसके कट बहुत जल्दी आते हैं, तो मुझे लगा शायद मेरी गाड़ी में हुआ, बट मैंने कट गया। ये टायर कटा हुआ है यहाँ से। ये देखो भाई साहब, ये टायर ही सीधे कटा है। तो मैंने फिर अदर टिगोर ओनर से भी बात की। हाँ। तो ये टायर प्रोफाइल वाला प्रॉब्लम कि हाँ। टायर में कट जल्दी लगता है, ये पर्टिकुलर टिगोर ओनर से कई लोगों ने मुझे प्रॉब्लम्स बताया। समझ में नहीं आया कि मतलब कटने का क्या टायर कुछ। प्रोफाइल जो इसमें दिया हुआ हाँ, है हाँ। वो शायद टायर की चौड़ाई कम है या कुछ इस कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से टायर्स में कट जल्दी आता है। ये टिगोर की ज्यादातर ओनर्स ने जो 15-20 हज़ार किलोमीटर चला चुके थे उन्होंने अच्छा। बताया कि ये इशू उसके बाद आना है। उसमें आ सकता है, मतलब अदर कार्स की कंपैरेटिवली। मतलब टायर की क्वालिटी थोड़ी सी
यही कह सकते हैं, उसके अलावा और क्या ही। इंफीरियर है। हाँ, तो आउट ऑफ 10 अगर रेट करना हो इसको, मैं इस गाड़ी को 8.5 दूंगा। 8.5 मतलब जो 1.5 आपने काट दिया तो वो 1.5 मैंने कमियों काटा की वजह है, से। वो हाँ। केवल और केवल जैसे मैंने बताया कि इनका सर्विस सेंटर जो है वो उतना प्रोफेशनली आपको ट्रीट नहीं करता। और दूसरी बात ये कि सेल्स एग्जीक्यूटिव्स भी वो, अब जैसे टिगोर का सेल्स है तो पता नहीं क्यों वो टिगोर गाड़ी की सेल को बहुत प्रमोट नहीं करते। जैसे मैं गया, हाँ ले लीजिए, ठीक है, ये अच्छा चीज़ भाई, तो है। दे हाँ। दो, पंच ले लीजिए, हाँ। बुक कर दीजिए सर, नेक्सॉन ले लीजिए, टियागो ले लीजिए, टिगोर खड़ी है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? हाँ अच्छा सर वो भी ले लो। ये मतलब एक तरीके का उनका एक माइंडसेट रहता है। मैंने कहा वो भी ले लो, मतलब क्या खराबी है? नहीं सर आप देख लो। तो ये इशू हमने भी सोचा था एक्चुअली जो कि उनका, हाँ मतलब जो है ये लगभग हर शोरूम पे ऐसा ही है, टिगोर को कोई प्रमोट ही नहीं करता, और बल्कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल गाड़ी मुझे यही लगती है। और दूसरी बात, ये अकेली गाड़ी है जो पहले तो डीजल में भी आती थी, हाँ हाँ, पेट्रोल में आ रही है, हाँ। सीएनजी में आ रही है, ईवी में भी आ रही है। हाँ, तो शायद टाटा को अपनी इस डिजाइन पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है जो इसमें वो सारे तरीके हाँ, के हाँ। ऑप्शंस दे रहा है। मे बी कि डीलर को या मार्जिन कम मिल रहा है क्या? वैल्यू को मार्जिन कम होगा। यही रीज़न हो सकता ये है, रीजन होना चाहिए। क्योंकि उसके अलावा और कोई ऐसा रीज़न, एज सच कोई रीज़न नहीं है इसको इग्नोर करने का, है ना। तो यही चीज़ थी। तो अगर किसी को लेनी हो तो आप किस रेकमेंड करते हो कि नहीं करते? देखिए, हर उस बंदे को मैं रिकमेंड करता हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ख़राब रास्तों पर नहीं चलना है। जिसको हाईवे पे चलना है मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा। जिसको इन फ्यूचर कभी सीएनजी का ऑप्शन रखना है उसको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इनफ बूट स्पेस है। जिसको सिटी में चलना है, जिसको कंजेस्टेड एरिया में चलना है, उसको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। केवल बहुत ख़राब रास्तों में अगर किसी को चलना हो, बहुत उबड़ खाबड़ रास्तों में चलना हो, तब मैं बोलूँगा कि उसको पंच पे जाना चाहिए। पंच इज फार बेटर देन दिस। अगर उबड़ खाबड़ रास्तों में बहुत रनिंग है तो। अदरवाइज पंच में मुझे स्लाइड सा बॉडी रोल फील हुआ ड्राइव करने में। वो तो ऊंची है तो हाँ, वो तो होना ही है। हाँ, बट वो इसमें कोई बॉडी रोल नहीं है। गाड़ी अच्छी है, मैं बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। तो भाई यही था इसका ओनरशिप, टाटा टिगोर पेट्रोल, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो गए होंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है, किसको लेनी चाहिए, किसको नहीं लेनी चाहिए। इस ओनरशिप से सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और अल्ट्रोज पंच, इससे रिलेटेड भी जो डाउट होंगे वो भी क्लियर हो गए होंगे कि अल्ट्रोज और पंच से टिगोर क्यों ज़्यादा बेटर गाड़ी है। वो इसीलिए है क्योंकि एवरेज अच्छा देती है, हल्की है, उनसे तो हल्की है, सेफ्टी भी मिलती है, बूट स्पेस भी मिलता है, छोटी है, तो जो है कहीं भी आप लेके जा सकते हो, शहर में भी चलाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो यही था आज का वीडियो। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी गाड़ी के ओनरशिप के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय, ड्राइव सेफ।